वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कौन से नंबर्स में लाई करती है, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with occurrence of random events। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है रैंडम इवेंट्स की अक्रेंस के साथ कि कोई इवेंट कैसे अकर हो रहा है। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना। किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कल स्कूल में छुट्टी होगी, अगर आपका स्कूल वर्किंग डे है, आपको पहले से क्लियर है, तो पता है कि छुट्टी नहीं होगी, ये घटना नहीं घटेगी। और अगर मैं कहूँ क्या कल बारिश होने की संभावना है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस हैं। मतलब 50% चांसेस है हो भी सकती है और 50% चांसेस है नहीं हो सकती। क्लियर। तो मेनली जो प्रोबेबिलिटी का केस है वो हम चांसेस के साथ लेके चलते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारी घटना घटित हो जाएगी और कितने परसेंट चांसेस है कि घटित नहीं होगी। क्लियर। प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है P ब्रैकेट E के साथ। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है इवेंट क्या होता है। व्हाट इज इवेंट? any outcome or a set of outcomes of a random experiment। रैंडमली हमने कोई एक्सपेरिमेंट ले लिया, कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करा है, तो उसके अंदर क्या आउटकम रिजल्ट आ रहा है, कोई पर्टिकुलर आउटकम ले सकते हैं या फिर आउटकम्स का एक सेट ले सकते हैं, एक कलेक्शन ले सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इवेंट। तो PE से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। इसके बाद बात आती है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो सैंपल स्पेस मीन्स सेट या फिर कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडमली हमने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया
उसके अंदर कौन कौन से आउटकम्स आने की संभावना है, कौन कौन से रिजल्ट्स हो सकते हैं, उनकी कलेक्शन को बोला जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है और इनके जो आउटकम्स की कलेक्शन होती है इसे हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सैंपल स्पेस मीन्स सेट या फिर कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने कोई भी रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, उसके अंदर कौन कौन से आउटकम्स या रिजल्ट हो सकते हैं उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेनली जो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करेंगे बॉक्सेस के बारे में, बैग्स, बॉल्स, मार्बल्स या फिर कार्ड्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर या डाइस के ऊपर। मेनली हमारे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स यही रहते हैं कि एक डाइस को उछाला गया, जिससे आप लूडो भी खेलते हो, लूडो को में जब खेलते हैं उसे डाइस बोला जाता है। उस डाइस को उछालते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से आउटकम्स आते हैं, तो कौन से आउटकम की आने की संभावना है, कौन से आउटकम की संभावना नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो उसमें केसेस आते हैं, हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हम कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक कॉइन को उछाला तो उसके अंदर हमारे पास या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। इसके अलावा हमारे पास आने का कोई चांसेस नहीं है। तो जब हम कॉइन को उछालते हैं, एक सिक्के को उछाला है, तो हमारे पास दो केसेस बन गए हैं, टेल और हेड। इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, कि ये कलेक्शन है, सेट है उन सभी आउटकम्स का जिनके आने के चांसेस होते हैं। इसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है और करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। अगर मैं डाइस का केस लूँ कि मैंने एक डाइस को उछाला, तो इसका सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगा, डाइस के ऊपर 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब एक डाइस को उछालते हैं तो हमारे पास इन 6 में से ही कोई आउटकम आने की चांसेस होते हैं। इस 6 के अलावा हमारे पास डाइस के ऊपर कोई आउटकम नहीं आता। तो हमारा सैंपल स्पेस कलेक्शन होती है 1 से लेकर 6 तक जो आउटकम्स आने के चांसेस हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी को हम PE से लिखते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स and divide by total number of outcomes. Favorable outcomes means ऐसे इवेंट्स या आउटकम्स जो हमारे फेवर में है, जो हमें चाहिए। डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब कितने आउटकम्स आने की चांसेस हैं, टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, किसी बैग के अंदर मेरे पास रेड कलर की बॉल्स हैं, 2 हैं, 2 रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं 4 एंड ब्लू बॉल्स हैं 5। किसी बैग के अंदर हमारे पास बॉल्स हैं, रेड कलर की 2 बॉल्स हैं, ग्रीन कलर की 4 बॉल्स हैं एंड ब्लू कलर की 5 बॉल्स हैं। क्लियर? अब हमने कोई भी रैंडमली बिना देखे उस बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला।
वन बॉल इज टेकन आउट एट रैंडमली हमने उस बैग में बिना देखे कोई भी बॉल को बाहर निकाला। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल आने की, कि प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या संभावना है कि जो हमने बिना देखे एक बॉल निकाली है वो रेड कलर की बॉल ही होगी। क्लियर? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। हमने रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है P ऑफ E, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? तो PE से हम डिनोट करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स हमारे फेवर में अब कौन सी बॉल है, हमें सिर्फ रेड कलर की बॉल्स चाहिए। हमारे फेवर में रेड कलर की बॉल कितनी है? 2 बॉल्स है, कि इन 2 में से कोई भी बॉल बाहर आ जाए हमारा काम चल जाएगा। हमें रेड बॉल्स की ही रिक्वायरमेंट है। तो हमारे फेवर में कितनी बॉल्स हुई? 2। लेकिन टोटल बॉल्स कितनी है? 2 + 4 + 5 11। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/11। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/11, कि टोटल बॉल्स हमारे पास 11 है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ब्लू बॉल चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम बिना देखे उस बैग में से एक बॉल निकालेंगे वो ब्लू कलर की बॉल आएगी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इसे हम इवेंट का नेम E2 दे देते हैं। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? हमें ब्लू कलर की बॉल चाहिए, तो ब्लू कलर की बॉल हमारे पास 5 थी, कि इन 5 में से कोई भी बॉल आ जाए हमारा काम चल जाएगा। हमारे फेवर में कितनी बॉल्स थी? 5, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 11। तो ब्लू कलर की बॉल आने के चांसेस हो गए हैं 5/11, और रेड कलर की बॉल आने के चांसेस थे 2/11। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। क्लियर? अब मैं आपको कहूँ, हमारे पास कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पक्का डेफिनेटली पता ही होता है कि ये इवेंट पक्का ही होगा। क्लियर? पक्का इवेंट मतलब अगर मैं कहूँ कल स्कूल लगेगा, दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसे इवेंट्स जिनका होना निश्चित है बिल्कुल कि ये डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर मैं कहूँ कल सनराइज होगा, तो ये डेफिनेटली है कि सनराइज होगा ही होगा। क्लियर? जिन इवेंट्स का पक्का पता है कि ये इवेंट्स होंगे ही होंगे उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट जो बिल्कुल हम श्योर है कि ये इवेंट होगा ही होगा उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट जिनका पता है ये कभी भी नहीं हो सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन। ऐसे इवेंट्स जिनके हैपनिंग के कोई चांस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उन इवेंट्स का होना, उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही क्लियर है। श्योर इवेंट मीन्स जिसकी श्योरिटी है कि ये इवेंट डेफिनेटली होगा, उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट जिनका हमें पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है इनका होना,
उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? तो ये हमारे पास दो इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी का हमें डेफिनेटली पहले से ही पता होता है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स मैं कहूँ हमारे पास एक वीक के अंदर 10 डेज होते हैं, 10 डेज इन अ वीक। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि डेज में 10 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। तो एक वीक के अंदर 10 डेज क्या कभी पॉसिबल है कि ये इवेंट होगा? इम्पॉसिबल। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पहले से ही पता होती है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। क्लियर? ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है किसी इवेंट के होने प्लस किसी इवेंट के ना होने के सम 1 होता है। मीन्स हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास ऑलवेज 1 होता है। कोई इवेंट हो रहा है प्लस नहीं हो रहा, उन दोनों का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट को हम डिनोट करते हैं P ऑफ E से, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट को हम डिनोट करते हैं P ऑफ E बार से, या फिर इसको लिखते हैं P ऑफ नॉट E, मतलब कि ये इवेंट नहीं हो रहा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है हमेशा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। थर्ड पॉइंट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है प्रोबेबिलिटी हमेशा दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, 0 एंड 1। lies between these two numbers। प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी का जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाम से क्लियर है, इक्वली मतलब इक्वल, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट। ऐसे इवेंट्स जिनके होने के इक्वल चांसेस है। मीन्स अगर मैं कहूँ अ बेबी इज बोर्न, किसी बेबी का बर्थ हुआ है, इट मे बी बॉय और गर्ल, या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, दोनों के होने के इक्वल चांसेस है। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी में कोई फर्क नहीं है।
जो भी इवेंट्स हैं दोनों के होने के इक्वल चांसेस हैं उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे आउटकम्स जिनके होने के इक्वल चांसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, तो उसके ऊपर हेड भी आ सकता है या फिर टेल। हेड एंड टेल दोनों के आने की इक्वल चांसेस हैं, इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है। एक कॉइन को उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों के 50-50% चांसेस रहते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।